सामाजिक विज्ञान का मैंने जो लेक्चर 1 तैयार किया था उसमें आप लोगों ने लाइक और कमेंट के माध्यम से रिस्पॉन्स तो अच्छा दिया है, लेकिन व्यू जो है और टाइमिंग जो व्यू है वो कम हुआ है। तकरीबन एवरेज जो गया है वो 1 मिनट या 1.5 मिनट के करीब गया है। तो भाई अगर आप लोगों को रिस्पॉन्स देना है तो वीडियो को पूरा देख के रिस्पॉन्स दो ना। तो वीडियो को अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मेरा जो आगे का जो लेक्चर तैयार करना है वो तो मैं वहीं पे स्टॉप कर दूंगा। तो अगर आप लोग अच्छे से व्यू नहीं दोगे, जैसे कि वीडियो मेरा 10 मिनट का था, आप व्यू कितना किए हो? तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का। तो एवरेज व्यू जो गया है, जितने व्यक्तियों ने व्यू किया है उसमें यही एवरेज किया है। तो एवरेज कम से कम 50% होना चाहिए, तभी मैं क्या करूँगा, आगे का लेक्चर तैयार करूँगा। अगर अगर आप लोग व्यू अच्छा नहीं करोगे तो लेक्चर आगे का तैयार नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसे रीडिंग करने में, स्टडी मटेरियल ढूंढने में 1 से 2 दिन का समय लगता है। तो भाई मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम आप लोग व्यू तो करो, तभी तो मैं आगे का लेक्चर तैयार करूँगा। तो मैं अपना 2 दिन क्यों समय इसमें वेस्ट करूँ अगर आप लोग व्यू नहीं दोगे तो भाई व्यू अगर आप अच्छा देते हो, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा देते हो, तभी मैं क्या करूँगा, आगे का लेक्चर तैयार करूँगा। तो ये जो लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ, ये जो लेक्चर है ये आपके लाइक और कमेंट के कारण मैं ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। अगर आप लोग व्यू अच्छा नहीं दोगे तो ये भी लेक्चर क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नहीं आ पाएगा। तो चलो लेक्चर 2 को अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेक्चर 2 में हमें पढ़ना है पर्यावरण विज्ञान की नज़र से। पर्यावरण विज्ञान की नज़र से जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ये बताना चाहता है कि प्रकृति के सभी जीव आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से जुड़े हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो 1950 की घटना है। अमेरिका में कई लोगों ने पाया कि कई जगहों से जो पक्षियां हैं और कीट पतंगे हैं या मधुमक्खी हैं, ये सब के सब विलुप्त हो गए। और विलुप्त होने के कारण क्या है? रासायनिक दवाइयों के छिड़काव। ये जो रासायनिक दवाइयों का जो छिड़काव हम अपने खेतों में और मच्छरों को मारने के लिए जो पानी में करते हैं, इन्हीं दवाइयों के कारण ये जो छोटी जीव है वो विलुप्त होने लगा है। और धीरे धीरे विलुप्त हो ही जा रहा है, मतलब होते ही जा रहा है, और कुछ समय बाद ये विलुप्त हो जाएंगे। तो इन्हीं कारणों को समझाने के लिए एक बुक प्रकाशित हुई है। उस बुक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। इस साइलेंट स्प्रिंग के बुक के जो लेखक है उसका नाम है रैचेल कार्सन। रैचेल कार्सन ने 1962 में इस बुक को प्रकाशित किया था। इस बुक में लिखा है कि पक्षियों व कीट पतंगों के विलुप्त होने की जो वजह है वो है कीटनाशकों का उपयोग। तो कीटनाशकों का उपयोग किस प्रकार से, कीटनाशक के माध्यम से जो छोटे जीव हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। मच्छर को मारने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। उस रासायनिक खाद का नाम है डीडीटी। डीडीटी नाम की जो रासायनिक खाद है, इसको हम झीलों में छिड़काव करते हैं। तो जब ये झीलों में छिड़काव किया जाता है तो मच्छर तो मर जाते हैं, लेकिन झीलों में पनपने वाली जीव क्या है? मछली है। तो मछली पर ये दुष्परिणाम प्रभाव छोड़ते हैं। अगर मछली छोटा मछली है तो वो मर जाते हैं इस रासायनिक के उपयोग से, लेकिन बड़ा जो मछली है वो उसकी आकृति बड़े होने के कारण इस पर कम मात्रा में प्रभाव करते हैं। तो वो लोग मरते तो नहीं, लेकिन उसके शरीर में दुष्प्रभाव परिणाम छोड़ जाते हैं। अब इसी को खाने वाले कौन कौन से जीव हैं? एक तो पक्षी है, एक मनुष्य है। पक्षी जब इसे खाता है तो उसके अंदर भी दुष्परिणाम प्रभाव मौजूद हो जाते हैं। फिर इसी तरह से मनुष्य के अंदर में भी। तो मनुष्य के अंदर में ये बहुत समय बाद दुष्परिणाम प्रभाव दिखाते हैं। तो वो दुष्परिणाम प्रभाव क्या हो सकते हैं? एक बीमारी का रूप ले लेगा, और वो बीमारी क्या होगा? कैंसर जैसे घातक बीमारी भी हो सकती है। तो इस तरह से ये दुष्परिणाम प्रभाव दिखाता है। तो यहाँ पे देखो, एक चक्र दूसरे चक्र से, दूसरे चक्र तीसरे चक्र, तीसरे चक्र चौथे चक्र से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे एक चीज़ अगर विलुप्त हो जाए तो क्या होगा भाई? एक चीज़ अगर विलुप्त हो जाएगा तो पूरे चक्र को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे देखो, मच्छर को मारने के लिए रासायनिक खाद का हम उपयोग करते हैं। तो हमारा जो मेन चीज़ है, मच्छर तो मार रहा है, चलो मच्छर से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन मछली हमारा खाद्य पदार्थ है। फिर पक्षी जो है, पक्षियों की, अगर पक्षी ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? पक्षी किसी का किसी खाद्य पदार्थ होगा ना, तो खाद्य पदार्थ के रूप में वो उपयोग होता है, वो किसी चीज़ को खाता है। तो इस प्रकार से एक का अगर प्रकृति से विलुप्त हो जाएगा तो दूसरा क्या होगा? अपने आप ही विलुप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जब वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तो रिसर्च में पाया कि जो संपदा है
वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से? एक तो सजीव और निर्जीव। ठीक है, सजीव संपदा क्या क्या हो सकते हैं? कीट पतंगे, पक्षी, जानवर, मनुष्य। और निर्जीव संपदा क्या हो सकते हैं? जल, जंगल, चट्टान और हवा। ये सभी के सभी निर्जीव संपदा है। ठीक, तो सजीव जो जीवित है और निर्जीव जो मृत है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? हम मनुष्य हैं, ठीक है, मनुष्य, हमें पानी तो चाहिए पीने के लिए, तो हम सजीव जीव हैं जो निर्जीव के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे के किसी न किसी के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। अगर इनमें से एक चीज़ विलुप्त होता है तो पूरे पर्यावरण को नुकसान होता है। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एक उदाहरण के तौर पे। पेड़ों के पत्ते को खाने वाला जीव, ठीक है, एक कोशिका, द्विकोशिका, ऐसे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे एक चक्र मैं बता रहा हूँ। तो पेड़ जो है, पेड़ के पत्तों को खाने वाला जीव क्या है? शाकाहारी जीव है। शाकाहारी जीव में क्या क्या आता है? हिरण और खरगोश। हिरण और खरगोश को खाने वाला जीव क्या होता है? मांसाहारी होता है। तो मांसाहारी जीव कौन है? शेर है। ठीक है, शेर को खाने वाला जीव क्या है? सर्वाहारी। भाई शेर को भी खाते होंगे ना, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को खाने वाला जीव होता है। तो सर्वाहारी जीव हो गया। तो सर्वाहारी जीव में अगर मान लेते हैं तो मनुष्य होते हैं, तो मनुष्य सर्वाहारी जीव में आ गया। और मनुष्य खाने वाला जीव क्या है? तो किण्वन एक प्रक्रिया होता है। तो जब मनुष्य मरता है तो किण्वन प्रक्रिया होता है। इस प्रकार से पर्यावरण का जो चक्र है वो लगातार चलते रहता है, पूरा चक्र। अगर इनमें से मैं एक चीज़ को विलुप्त कर दूं या एक चीज़ यहाँ पे विलुप्त हो जाए तो पूरा चक्र प्रभावित होता है। कैसे? अब आप इसको समझो। अगर पेड़ ही नष्ट हो जाए तो पेड़ के पत्तों को कौन खाएगा? भाई शाकाहारी जीव खाएगा। शाकाहारी जीव को अगर भोजन ही नहीं मिलेगा तो शाकाहारी जीव मर जाएंगे। शाकाहारी जीव मर जाएंगे तो मांसाहारी को भोजन नहीं मिलेगा, फिर मांसाहारी जीव मर जाएंगे। फिर मांसाहारी जीव को भोजन नहीं मिलेगा तो सर्वाहारी जीव भी मर जाएंगे, क्योंकि शाकाहारी तो नष्ट हो चुका है। मतलब पेड़ पौधे के पत्ते जो चीज़ है वो शाकाहारी चीज़ है, वो तो नष्ट हो चुका है। तो मांसाहारी भी साथ में नष्ट हो गए। अब दोनों चीज़ हमें नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? वो भी नष्ट हो गया। तो एक चक्र दूसरे चक्र को पूरी तरह से प्रभावित करता है। इसीलिए प्रकृति में सभी जीव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, और टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसे हम नदियों में छोड़ देते हैं। अब अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से आता है? तो अपशिष्ट पदार्थ या तो कारखानों से निकलेगा, या हमारे घर में जो कूड़ा करकट है, पॉलीथीन है, उसे हम नदियों नालों में फेंक देते हैं। और ये जाता कहाँ है? ये जाता है समुद्र में, चला जाता है। समुद्र में जीव जो पनपते हैं उसको क्या होगा? दुष्परिणाम प्रभाव होगा। वहाँ पे जितना ज़्यादा आप अपशिष्ट डालोगे उतना ही ज़्यादा उन चीज़ों को प्रभावित करेगा। इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति के सभी जीव आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पर्यावरण विज्ञान की नज़र से टॉपिक आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम बढ़ते हैं अपशिष्ट के ओर। तो अपशिष्ट के बारे में जान लेते हैं। तो अपशिष्ट क्या होता है? उत्पादन या उपभोग के समय जिन तत्वों का अनुपयोगी मानकर हम फेंक देते हैं, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। अपशिष्ट में अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे पढ़े तो गन्ने का जब हम रस निकालते हैं और गन्ने के रस निकालने के बाद जो उसका जो खोई बचता है उसे हम अनुपयोगी मान के फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम इसे ध्यान दें तो गन्ने की खोई से हम कागज़ का निर्माण उपयोग कर सकते हैं, या हम जलाने के लिए उपयोग भी ला सकते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है और जो धुआं निकलता है उसे हम अनुपयोगी मान के वही आसमान में छोड़ देते हैं, या गंदा पानी को नदी या नालों में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम इसे उपयोगी के रूप में देखें तो उससे जो गंदा पानी है उसे हम रासायनिक खाद को अलग करके साफ पानी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अगर इसे हम पीने के रूप में उपयोग नहीं करेंगे तो कम से कम खेतों में तो उपयोग कर सकते हैं। तो भाई ये जो साफ पानी हुआ है उससे नदी नालों में जाएगा, तो साफ पानी के रूप में अगर जाता है तो वहाँ पे जो जीव हैं उनके लिए कोई सी भी प्रकार के दुष्परिणाम प्रभाव नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर हम गंदा पानी छोड़ते हैं तो वो दुष्परिणाम प्रभाव दिखाएगा। इसी तरह से धुआं जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम उसको फिल्टर कर देते हैं, धुएं को वहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं, तो पर्यावरण को हमारे नुकसान कम मात्रा में करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है जिसको हम अनुपयोगी मान के फेंक देते हैं उसे हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं।
तो ये जो चीज़ है ये सब क्या है, अपशिष्ट को हम सभी अपशिष्टों को हम उपयोग में ला सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के जो टॉपिक है वो हमारा प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन के टॉपिक में हमें किसे प्राकृतिक संसाधन माने और किसे प्राकृतिक संसाधन नहीं माने ये हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधन और हमें दूसरे साइड में हम लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, जंगल से जब हम लकड़ी लाते हैं तो लकड़ी जो होता है वो प्राकृतिक संसाधन, क्यों? क्योंकि प्रकृति से प्राप्त है, लकड़ी प्रकृति से ही मिलता है तो प्राकृतिक संसाधन हुए। लेकिन अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं, मतलब पेड़ पौधे कैसे फसल उत्पादन करते हैं, जैसे कपास की फसल करते हैं, तो उसे हम प्राकृतिक संसाधन में नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसे हम अपने द्वारा उगा रहे हैं, ठीक है, अपने द्वारा हम लगा रहे हैं ज़मीनों में लगाने के बाद वो फसल बनता है, फसल बनने के बाद उसे हम काटते हैं, तो ये प्रक्रिया हो रही है। तो ये क्या होगा, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे। इसी तरह से लोहा को खदानों से प्राप्त किया जाता है, तो खदानों से जब ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है तो ये एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन जब इस लोहा को हम उद्योग में ले जाते हैं, कारखानों में ले जाते हैं और कारखानों से जब इसको इस्पात बनाया जाता है या अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो उन अन्य वस्तुओं को हम प्राकृतिक संसाधन नहीं मान सकते। ठीक, ये भी समझ में आ गया आपको। फिर और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पत्थर है। पत्थर जो है प्राकृतिक संसाधन, लेकिन हम जब उससे औजार बनाते हैं तो औजार जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी से हम बर्तन बनाते हैं, बर्तन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। संसाधन तो है लेकिन प्राकृतिक संसाधन नहीं है ये चीज़ें। तो आपको समझ में आ गया संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण सजीव आधार पर और निर्जीव आधार पर, दो आधारों पर किया गया है। तो पहले हम सजीव आधारों पर देख लेते हैं। सजीव आधार पर इसकी जो वर्गीकरण किया गया है वो है, मतलब सजीव जो आधार है वो क्या है, तो सजीव आधार में जीवों पर आधारित संसाधन को हम जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, मतलब जो पेड़ है वो क्या है, सजीव है ना, मछली सजीव है। अगर इनको लाखों वर्ष दबा हुआ है और लाखों वर्ष दबने के बाद क्या प्राप्त होता है, हमें कोयला पेट्रोलियम प्राप्त होता है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगा, जैविक संसाधन कहलाएगा। ठीक, समझ में आ गया। लाखों वर्ष जो मृत जीव है, मृत जीव लाखों वर्ष के दबे होने से या लाखों वर्ष बाद ये जीव किस में तब्दील हो जाते हैं, मृत जीव जो है वो संसाधन में तब्दील हो जाते हैं। संसाधन कैसा, कोयला और पेट्रोलियम संसाधन में ये तब्दील हो जाते हैं, तो ये सजीवों से प्राप्त होता है। इसी तरह से निर्जीव संसाधन है। निर्जीव संसाधन किसे कहते हैं, जिसमें जीवन पाया ही नहीं जाता, उसे हम निर्जीव संसाधन कहते हैं। जैसे कि वायु, जल, हवा, खनिज, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब निर्जीव संसाधन है। इसमें जीवन पाया ही नहीं जाता है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। प्राकृतिक संसाधन को हम एक और रूप में वर्गीकृत करते हैं, जिसे हम कहते हैं नवनीकृत संसाधन, और एक है अनवनीकृत संसाधन। तो सबसे पहले हम नवनीकृत संसाधन के बारे में पढ़ लेते हैं। नवनीकृत संसाधन क्या होता है? नवनीकृत संसाधन हम उन संसाधनों को कहते हैं जिसे हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। तो नवनीकृत संसाधन के कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? तो एक है वन है, वायु है, पशु है, मनुष्य है। ये सभी के सभी नवनीकृत संसाधन हैं जिसे हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। नवनीकृत संसाधन को जल चक्र के माध्यम से समझते हैं कि ये जल चक्र क्या होता है। तो जल चक्र की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होती है समुद्र से। समुद्र में जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ता है, और वाष्प बन के उड़ने के बाद ये बादल का निर्माण कर लेता है और पुनः बारिश होके ज़मीन पे बरसता है। तो जो बारिश जो होता है, बारिश होके जो ज़मीन पे गिरता है, उन पानियों को पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने जड़ों में, और जड़ों में एब्जॉर्ब करने के बाद भूमि के नीचे हिस्से में उसे दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है, भूमि की जो जल स्तर है वो बढ़ने लगता है, और कुछ जो जल बच गए हैं वो पुनः समुद्र में चला जाता है। तो इस तरह से वाटर रिसोर्स चलते रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर एक चीज़ को हम विलुप्त कर देते हैं तो ये वाटर रिसोर्स का काम जो है वो बंद हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो मैंने पेड़ की कटाई कर दिया, तो पेड़ की कटाई कर रहा हूँ तो पेड़ क्या आ गए, पेड़ जो है वो वर्षा के जल को अपने जड़ों में समाहित करके ज़मीन को दे रहा था, वो काम करना बंद कर दिया, और जो कुछ पानी जो है वो यहाँ पे
पेड़ों की वजह से रुक जाते थे, वो पूरा पानी डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। तो एक चीज़ का नुकसान होने पे पूरा नुकसान होने लगता है। तो इस तरह से आप समझो कि ये जल चक्र के माध्यम से आप समझ सकते हो कि अगर हम नवनीकृत संसाधन का अधिक दोहन करते हैं तो ये भी नष्ट होने लगेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा नवनीकृत संसाधन। अब आते हैं अनवनीकृत संसाधन। अनवनीकृत संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन को अनवनीकृत संसाधन कहते हैं जो समाप्त हो जाता है, एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा इसे बनाया नहीं जा सकते, उसे हम अनवनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे कि लोहा है, कोयला है, पेट्रोलियम है। लोहा को अगर एक बार हम खदान से निकाल लाते हैं और निकालने के बाद उस खदान से पूरा अगर लोहा निकल गया तो वहाँ पे दोबारा लोहा नहीं पाया जा सकता। इसी तरह से कोयला भी और इसी तरह से पेट्रोलियम भी। इसीलिए कोयला और पेट्रोलियम और लोहा, जो इन चीज़ों को नवीनीकरण संसाधन के रूप में रखा गया है। तो इस तरह से मैंने ये पूरा लेक्चर 2 कंप्लीट कर दिया है। बाकी जो बचा है, अगर आप लोग रिस्पांस अच्छा करते हो तो लेक्चर 3 में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग को